namaste everyone and hope you all are doing well and great। तो लैंड लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इस एक्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं और क्या क्या हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, राइट। तो इन टुडेज लेक्चर वी विल सी सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट पोर्शन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट द नोट्स एंड पीडीएफ्स और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, राइट। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द नेसेसरी नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस के साथ। BLLB सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यूनिट 1 में 2 एक्ट्स हैं, राइट। फर्स्ट वन इज़ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 एंड सेकेंड वन इज़ पंजाब टेनेंसी एक्ट, राइट। पहले हम स्टार्ट करेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। ओके, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। वो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे डेफिनेशंस ऑफ कीवर्ड्स, रिवेन्यू ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स। नेक्स्ट हम करेंगे रिवेन्यू रिकॉर्ड्स और उसके बाद करेंगे असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, देन कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू और उसके बाद पार्टीशन और लास्ट टॉपिक होगा हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट अंडर लैंड रेवेन्यू लॉ। ठीक है, तो हम इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करेंगे वो मैं आपको वैसे ही कवर करवाऊंगी जैसे आपको एग्ज़ाम में करने हैं। मींस प्रॉपर कवर करेंगे फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन। ओके, चाहे वो क्वेश्चन फिर एग्ज़ाम में 11 मार्क्स का आए या 14 मार्क्स का, जितना हम कवर करेंगे दैट आंसर विल बी सफिशिएंट फॉर गुड मार्क्स। ठीक है, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू हाउ टू अटेम्प्ट एंड राइट अ गुड आंसर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को, जो है डेफिनेशंस ऑफ कीवर्ड्स। डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड्स में कीवर्ड्स का क्या मतलब है। कीवर्ड्स का मतलब है वो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम एक्ट में यूज़ करते हैं या एक्ट में यूज़ होती हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो एक्ट में यूज़ होती हैं। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है स्टेट, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1। स्टेट का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1। सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग स्टेट का मतलब क्या है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है कोई भी एरिया जो नीचे दिए गई कंडीशन से मैच करता है। अब वो 3 कंडीशंस हैं और कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली है जिस एरिया के लिए अलग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया गया हो। दूसरी, जो अलग से लैंड रिवेन्यू के लिए असेस किया गया हो, मतलब अगर लैंड रिवेन्यू रिलीज़, कंपाउंड या रिडीम नहीं हुआ है तो उसके लिए लैंड रिवेन्यू असेस किया गया हो। और तीसरा है जो स्टेट गवर्नमेंट जनरल रूल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू स्टेट डिक्लेयर कर देती है। थर्ड क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जनरल रूल या फिर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू स्टेट डिक्लेयर कर देती है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम उस एरिया को स्टेट बोलेंगे। पहला, अगर उस एरिया के लिए एक अलग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। दूसरा, अगर उस एरिया का अलग से लैंड रिवेन्यू का असेसमेंट किया गया है। तीसरा, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उस एरिया को एक स्टेट डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक वर्ड रिलीज़ भी देखा है। तो रिलीज़ का क्या मतलब है, अगर लैंड रिवेन्यू पहले से असेस किया गया है लेकिन बाद में उसका लैंड रिवेन्यू रिलीज़ हो गया है, मतलब माफ़ हो गया है, छुटकारा मिल गया है, तो उसको हम रिलीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो हमने स्टेट की डेफिनेशन में 3 जो कंडीशंस हैं वो देखी हैं कि कौन कौन से एरिया को हम स्टेट बोलेंगे। पहला कौन सा है कि अगर उस एरिया का अलग से रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। दूसरा, अगर उसका अलग से एक सेपरेट लैंड रिवेन्यू का असेसमेंट किया गया है। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है थ्रू जनरल रूल या फिर स्पेशल ऑर्डर। ऑल राइट, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लैंड ओनर। लैंड ओनर का सिंपल मीनिंग क्या है, लैंड का ओनर या ज़मीन का मालिक, राइट। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें किराएदार और लैंड रिवेन्यू के असाइनी हैं जो वो शामिल नहीं होती हैं, मतलब इंक्लूडेड नहीं होती हैं। इस एक्ट की जो डेफिनेशन है लैंड ओनर, इसमें हमने टेनेंट और एक जो लैंड रिवेन्यू असाइनी है हम उसको एज अ लैंड ओनर नहीं मानते। ठीक है, लेकिन हम इसमें तो लैंड ओनर की डेफिनेशन में हम एक किराएदार और लैंड रेवेन्यू के असाइनी को शामिल नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते, बट हम उस एक ऐसे पर्सन को इंक्लूड करते हैं
जिसने एक होल्डिंग को ट्रांसफ़र किया है, मीन्स अगर किसी ने ज़मीन को ट्रांसफ़र किया है या लैंड को किराए पर दिया है, लैंड रेवेन्यू के ड्यूज़ और एरियर्स को कलेक्ट करने के लिए या वसूल करने के लिए, या फिर कोई पर्सन लैंड या फिर ज़मीन के किसी हिस्से के पोजेशन में बेनिफिट ले रहा है, या फिर कोई पर्सन क्या कर रहा है, किसी लैंड के किसी हिस्से के पोजेशन में बेनिफिट ले रहा है, तो वो लैंड ओनर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। अब कौन कौन इंक्लूडेड है लैंड ओनर की डेफिनेशन में? कोई भी ऐसा पर्सन जिसको होल्डिंग या फिर इस्टेट ट्रांसफ़र की गई है, और जिसको ट्रांसफ़र की गई है वो लैंड रेवेन्यू पे करेगा, और इस पर्पस के लिए उसको क्या मानेंगे हम? लैंड ओनर मानेंगे। दूसरा, कोई भी ऐसा पर्सन जो ज़मीन का मालिक नहीं है लेकिन ज़मीन या इस्टेट के किसी भी पोर्शन के पोजेशन में है, ठीक है, और क्या कर रहा है, वो इस्टेट के प्रॉफिट्स का कोई हिस्सा इंजॉय करता है, ठीक है, इस्टेट के जो प्रॉफिट्स हैं किसी भी पोर्शन के वो इंजॉय करता है, तो उसको हम लैंड ओनर मानते हैं। ठीक है, तो लैंड ओनर की डेफिनेशन में कौन नहीं आता? एक टेनेंट और समवन हु हैज़ बीन असाइंड लैंड रिवेन्यू। हाउएवर इट डज इंक्लूड, अब इंक्लूड क्या क्या है? एक पर्सन टू whom a holding has been transferred or someone who has leased an estate or holding for the purpose of recovering an area of land revenue. It also includes any other person who is in the possession of the estate for enjoying the profits of an estate. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लैंड रिवेन्यू, सेक्शन 3 सबसेक्शन 6। ठीक है, लैंड रिवेन्यू का मतलब क्या है? ज़मीन से जुड़ी कोई भी रकम या पेमेंट, कोई भी रेवेन्यू या फिर मनी रिलेटेड टू लैंड दैट इज़ कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है देखते हैं। पहला, असाइन लैंड रिवेन्यू, जो लैंड रिवेन्यू किसी को दिया गया हो या बोला गया हो, और दूसरा ज़मीन के लिए कोई भी पैसा देना पड़ता है। जैसे इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहली क्विट रेंट और दूसरा कम्यूटेशन फॉर सर्विस। अब क्विट रेंट क्या होता है? क्विट रेंट क्या होता है? ये एक तरह का रेंट है जो ज़मीन के मालिक को सरकार को देना होता है। ये रेंट लैंड को यूज़ करने के लिए दिया जाता है। इसमें ज़मीन का मालिक हर साल रेगुलर टाइम पर एक फिक्स्ड पीरियड पे फिक्स्ड अमाउंट पे करता है। क्विट रेंट जो है वो एक डिपेंड करता है ज़मीन के साइज़, लोकेशन और लोकल रूल्स पर। ठीक है, तो क्विट रेंट क्या होता है? जो ज़मीन का मालिक होता है वो सरकार को पे करता है, हर साल करता है। क्यों करता है? ज़मीन को, लैंड को यूज़ करने के लिए। तो लैंड को यूज़ करने के लिए जो भी पेमेंट सरकार को की जाती है बाय द लैंड ओनर, तो वो उसको हम क्विट रेंट बोलते हैं। अब कम्यूटेशन फॉर सर्विस में क्या होता है? किसी सर्विस के बदले में दी गई पेमेंट को हम कम्यूटेशन फॉर सर्विस कहते हैं, और ये सभी पैसे सरकार को या उस व्यक्ति पर्सन को देने होते हैं जिसे गवर्नमेंट ने ये पेमेंट लेने का हक दिया है। मतलब क्या है? लैंड रिवेन्यू वो सभी तरीके हैं जिसमें ज़मीन के लिए पेमेंट की जाती है, चाहे वो हम डायरेक्टली सरकार को करें या फिर किसी और पर्सन को जो गवर्नमेंट ने या सरकार ने अपनी तरफ से अपॉइंटमेंट की है। ठीक है, तो पेमेंट जो हम करते हैं या तो डायरेक्टली सरकार को करते हैं या फिर उस पर्सन को करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड हो। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एरियाज ऑफ लैंड रिवेन्यू, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 7। एरियाज ऑफ लैंड रिवेन्यू हम किसको बोलते हैं? एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू हम उस लैंड रिवेन्यू को कहते हैं जो ड्यू डेट के बाद भी अनपेड रह जाता है। क्या होता है? जो ड्यू डेट के बाद भी अनपेड रहता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को या पर्सन को लैंड रिवेन्यू पे करने का समय मिल जाता है लेकिन वो उस दिन के बाद भी अनपेड रह जाता है, तो उस अनपेड अमाउंट को हम एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो किसी पर्सन को लैंड रिवेन्यू 1 जनवरी तक पे करना था, ठीक है, और वो पर्सन अगर 1 जनवरी के बाद भी पेमेंट नहीं करता, तो जो अमाउंट अनपेड है उसको हम एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब जितना हमें टाइम मिला है पे करने का, हम उस टाइम तक या उस टाइम के बाद भी पे नहीं करते, हमारी अमाउंट अनपेड रह जाती है, तो उसको हम एरियर्स ऑफ लैंड
रेवेन्यू बोलते हैं, वेरी सिंपल है ना। होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड क्लियर है यहाँ तक सबको। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो है डिफ़ॉल्टर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 8। अब डिफ़ॉल्टर का क्या मतलब है? डिफ़ॉल्टर का मतलब है वो पर्सन जो लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो पेमेंट नहीं कर रहा, लैंड रेवेन्यू अनपेड है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्टर। जो पर्सन लैंड रेवेन्यू अनपेड है, जो उसकी पेमेंट नहीं करता, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्टर। इसके अलावा अगर कोई पर्सन लैंड रेवेन्यू की पेमेंट के लिए गारंटी या श्योरिटी के रूप में ज़िम्मेदार है, वो पर्सन भी पेमेंट नहीं करता, ठीक है, तो उस पर्सन को भी हम डिफ़ॉल्टर कहते हैं। डिफ़ॉल्टर एसेंशियली वो पर्सन है जो लैंड रेवेन्यू की पेमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता, ठीक है। तो ये थी डिफ़ॉल्टर की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो है रेवेन्यू ऑफिसर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 12। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन है, क्या है, हमें देखते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कुछ ऑफिसर्स को रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया जाता है और रेवेन्यू ऑफिसर इस एक्ट के अंडर अथॉरिटी रखता है रेवेन्यू ऑफिसर्स के फंक्शन को डिस्चार्ज करने की, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही याद रखो, लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसको अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर्स वो पर्सन हैं जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट के टैक्स और कर को कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन पर, जो है एग्रीकल्चर ईयर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 14। इसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर ईयर है जो वो शुरू होता है 16 जून से, या फिर उस तारीख से जो स्टेट गवर्नमेंट लोकल एरिया के लिए नोटिफिकेशन के मीडियम से अपॉइंट करती है। सिंपल है, एग्रीकल्चर ईयर है जो 16 जून से शुरू होता है या फिर किसी दूसरी तारीख को जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू जो भी डेट अपॉइंट करती है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है और लास्ट भी, नेट लेटिंग वैल्यू। क्या है हमारी डेफिनेशन? नेट लेटिंग वैल्यू, सेक्शन 3 सबसेक्शन 18A। अब इसको समझो, जब कोई साइट नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है या यूज़ की जाती है, तब उस साइट का एनुअल रेंट है जो एस्टिमेटेड हिस्सा, एनुअल रेंट का एस्टिमेटेड हिस्सा जो डिडक्शंस के बाद बचता है, उसे हम नेट लेटिंग वैल्यू बोलते हैं। अब डिडक्शंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो। पहला, बिल्डिंग या मशीनरी या दोनों में इन्वेस्ट किए गए पैसों के लिए फेयर वैल्यू, जिसमें उनकी कीमत से डेप्रिसिएशन डिडक्ट की जाती है, ठीक है। दूसरा, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्सेस को डिडक्ट किया जाता है। तीसरा, मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, महीने भर के जो ग्रोस रेंट से कम होते हैं और प्रिस्क्राइब तरीके से एस्टिमेट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि तुम एक प्रॉपर्टी ओनर हो और तुम्हारी प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया गया है, ठीक है। तुम्हारी प्रॉपर्टी का जो एनुअल रेंट है वो है 1 लाख, लेकिन प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस चार्जेस और हाउस टैक्स की डिडक्शंस के बाद 80,000 रह जाता है। इस तरह से 80,000 जो है वो नेट लेटिंग वैल्यू है। नेट लेटिंग वैल्यू वो एस्टिमेटेड एनुअल रेंट है जो साइट से मिलता है जब बिल्डिंग मशीनरी का डेप्रिसिएशन, टैक्सेस और मेंटेनेंस चार्जेस डिडक्ट करके लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो हमने इस लेक्चर में कवर कर ली हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और वांट टू नो मोर अबाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक, प्लीज़ फील फ्री टू लीव अ कमेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिवेन्यू ऑफिसर एंड देयर पावर्स पर प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कोई भी या कोई और क्वेश्चन पहले करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाय।